दोस्तों जय भीम नव बुद्धाय। मैं नीलेश ओंकार मैत्री संवाद के इस विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती इस साल भारत ही नहीं तो पूरा विश्व बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। और इसी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उनकी राय लेते हैं, उनसे चर्चा करते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा पर डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो आंदोलन है, जो मूवमेंट उनका था, उस मूवमेंट के अलग अलग पहलुओं पर भी हम नज़र डालते हैं। आज इस चर्चा को हम करने वाले हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं बाल गंगाधर बागी जी, जो कि एक जेएनयू के छात्र हैं और जेएनयू में दलित साहित्य पर पीएचडी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहले तो मैं आपका परिचय चाहूँगा पूरा, और ये जो विचारधारा है, परिवर्तनवादी विचारधारा है, इस विचारधारा से आप कब और किस तरह से जुड़े, ये भी मैं जानना चाहूँगा। जी सर, थैंक यू सर। मेरा नाम बाल गंगाधर बागी है। मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले का रहने वाला हूँ और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहा हूँ। एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ दलित फिक्शन इन उर्दू लिटरेचर, मेरा इस विषय पे काम है जो है। और मैं इस विचारधारा के, अगर कहें कि हमें यह विचारधारा कैसे पता चली, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब मैं पैदा हुआ उत्तर प्रदेश में, जिस समय मैं पैदा हुआ उस समय कांसीराम का आंदोलन अपने चरम पे था। और मानवर कांसीराम साहब ने घूम घूम करके साइकिल से पैदल पूरे उत्तर भारत से लेकर के पूरे साउथ तक जो है, उन्होंने बाबा साहब का नारा लगाया, जय भीम, बाहर निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। और जब मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, तो जय भीम बोलना इसी माहौल ने मुझे सिखाया जो है। तो मेरे लिए जय भीम नया इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे पैदा होने से पहले जो है बहुत सारे महापुरुष आंदोलन कर रहे थे। तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है जो है कि मैं ऐसी जगह पे पैदा हुआ और जय भीम बोलना जो है मुझे कांसीराम से सीखने को मिला। तो मैं बहुत प्राउड करता हूँ इस बात को लेकर के। धीरे धीरे जब मेरी पढ़ाई बढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि जो है अब इस विचारधारा पे रिसर्च होना चाहिए, क्योंकि जो विचारधारा बाबा साहब ने लिखा है वह विचारधारा जब तक छोटे छोटे राइटर के माध्यम से, छोटी छोटी किताबों के माध्यम से, तमाम प्रकाशनों के माध्यम से, देश के तमाम कोने कोने में आंदोलन के तमाम माध्यमों की वजह से नहीं जाएगा, तब तक लोग नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि बाबा साहब को समझने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा साहब बहुत बड़े विद्वान थे। बाबा साहब को समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए हमें किताबों का सहारा लेकर बाबा साहब को पढ़ते हुए लोगों से डिस्कशन करके बाबा साहब को समझा जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगा कि दलित साहित्य पे रिसर्च करना चाहिए, ताकि बाबा साहब की जो विचारधारा है उसका रियल डॉक्यूमेंटेशन जो मैं चाहता हूँ एट इंडिविजुअल कि समाज में ऐसा बदलाव आए जो बाबा साहब की समतावादी समाज या समतावादी भारत का निर्माण करना चाहते थे। तो उसी की कड़ी को लेकर के मैं जो है इस विषय पर रिसर्च करना शुरू किया जो है। आप जेएनयू से जुड़े हैं, जेएनयू के छात्र हैं और वहाँ पे दलित साहित्य पर पीएचडी कर रहे हैं। जेएनयू का जब भी नाम आता है तो बहुत ही क्रांतिकारी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है वो जेएनयू। बहुत सारे बवाल वहाँ पर होते रहते हैं और जानबूझकर उसको बदनाम भी किया जाता है जेएनयू को। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती जो है वो पूरे भारत में ही नहीं तो विश्व में बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। तो जेएनयू का क्या माहौल है, किस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती को मनाया जा रहा है वहाँ पे, और किस तरह से छात्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को समझ रहे हैं? जी देखिए, जेएनयू की जहाँ तक बात है तो जेएनयू के जो छात्र हैं बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं। और जेएनयू में जो बहुजन राजनीति की शुरुआत है या अम्बेडकर राजनीति की जो शुरुआत है या बौद्ध संस्कृति का जो एक आंदोलन है, वह अगर हम देखें तो वह दो ऑर्गेनाइजेशन है। एक यूनाइटेड दलित स्टूडेंट फोरम जो सोशियो कल्चरल प्रोग्राम करता है, और दूसरा है बापसा, जिसका पूरा फुल फॉर्म है बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने पूरे जेएनयू में और जेएनयू के बाहर मुनीरका या उसके आसपास के एरिया में जाते हैं, वहाँ पे रैलियाँ निकालते हैं, बाबा साहब के ऊपर स्पीच देते हैं, गीत संगीत सुनाते हैं, और पूरे कैंपस के अंदर तमाम प्रोफेसरों को इकट्ठा करके जो है एक सभा आयोजित करते हैं। और बाबा साहब की जब खास करके जयंती का टाइम आता है तो बड़ी बड़ी सभाएं की जाती हैं। उसमें प्ले भी होता है, उसमें डांसिंग का प्रोग्राम होता है, सिंगिंग का प्रोग्राम होता है, और हम लोग उसमें प्ले भी करते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, और एक बहुत बड़े जुलूस के साथ पूरे जेएनयू कैंपस में यह नारा लगता है, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। ब्राह्मणवाद की छाती पर बिरसा फूले अम्बेडकर, नहीं रहेंगे अब दफ्तर, बिरसा फूले अम्बेडकर। और कांसीराम का नारा कि बाहर निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो जेएनयू में इस तरह की जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है उसने पूरे जेएनयू को फुलवे से मिला दिया है। अब यहाँ तक नौबत आ गई है कि जो वहाँ के मार्क्सवादी छात्र हैं या मार्क्सवादी चिंतक जो लोग हैं, अब वो कहते हैं जय भीम लाल सलाम।
लाल सलाम बोलने वाले अब जय भीम बोल रहे हैं, लेकिन ख़ास बात उनको ये भी पता होना चाहिए कि वो अपने लाल सलाम से पहले जय भीम बोल रहे हैं। तो ये उनमें परिवर्तन दिख रहा है। और यह बात समझ लेना चाहिए कि जब कोई मार्क्सवादी या कोई ब्राह्मणवादी जय भीम बोले तो हमें सावधान होने की ज़रूरत है कि वो जय भीम क्यों बोल रहा है। क्योंकि जिस बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा ने 1932 में पूना के अरवदा जेल में जो गांधी से डिबेट हुआ था, वहाँ पे सेपरेट एलोकेटेड की जो बात थी, जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो बात थी, वहाँ पे लेकर गांधी के बीच में जो एक डिस्प्यूट हुआ बाबा साहब के बीच में, एक आर्गूमेंट डिसआर्गूमेंट वहाँ पे क्रिएट हुआ। बाबा साहब चाहते थे सेपरेट एलोकेटेड मिले। उस वक्त मार्क्सवादी आंदोलन इंडिया में आ चुका था 1920 के बाद। 1936 में मार्क्सवादी पार्टियां या उसके तमाम एक्टिविस्ट मिल करके लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ प्रोग्रेसिव राइटर्स की एक मीटिंग की थी। वहाँ पे बोले थे कि हमें हुस्न का मयार बदलना होगा और तमाम चीज़ें लिखना होगा। लेकिन पूरा कम्युनिस्ट लिटरेचर उठा के देख लीजिए तो वहाँ पे अनटचेबिलिटी की कोई बात नहीं है, कास्ट के एवेल्युएशन की कोई बात नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या मार्क्सवादी विचारधारा के लोग आज जो जेएनयू में जय भीम बोल रहे हैं, क्या उन्होंने जय भीम की मीनिंग को समझ लिया है या जय भीम बोलकर हमको धोखा देना चाहते हैं? तो यह साफ है कि जिसके मैनिफेस्टो में कास्ट का इशू नहीं है, जिसके मैनिफेस्टो में जो है अनटचेबिलिटी का इशू नहीं है, जिसके मैनिफेस्टो में ये बहुत बड़े समतावादी समाज के निर्माण की संकल्पना नहीं है, तो मैं यह बात दावे के साथ कहता हूँ कि सिर्फ वर्गीय संघर्ष से भारतीय समाज का कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मार्क्सवादी जो चिंतक जय भीम बोलते हैं, उनको जय भीम की मीनिंग समझनी होगी। वो नहीं समझेंगे, यह भी हम जानते हैं, तो हम उनको जय भीम की मीनिंग बताएंगे। क्योंकि बाबा साहब का कद पूरी दुनिया के विद्वानों में बहुत ऊंचा है और यह क्रांति जेएनयू ही नहीं पूरी दुनिया में फैल रही है। तो मार्क्सवादी हों या ब्राह्मणवादी हों, उन्हें यह बात जान लेनी चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर की जो समतामूलक विचारधारा है वह साहित्य का निर्माण करेगी, वह आंदोलन का निर्माण करेगी, वह सोशियो कल्चरल आंदोलन का निर्माण करेगी जो पूरे देश में चल रहा है। एक उद्भव शुरू हो चुका है और यह एक चेतावनी है कि बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टियां बाबा साहब की बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही हैं। तो यह बात एक उद्घोतक है कि बाबा साहब की विचारधारा बहुत आगे निकल चुकी है और यह हमारे लिए प्राउड की बात है कि हम उनके बेटे हैं। एक सवाल और मैं आपसे जेएनयू से जुड़ा हुआ पूछना चाहता हूँ। क्या जेएनयू में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नारे लगाए जाते हैं या फिर बिरसा फुले साहू जी की विचारधारा को बताया जाता है या फिर उनके प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग, इससे क्या आपको ये लगता है कि जो मनुवादी छात्र है या फिर जो हिंदुत्ववादी छात्र है जो अपनी विचारधारा को और दृढ़ करना चाहते हैं, तो क्या वो लोग ये नहीं चाहते कि ये जो छात्र है अम्बेडकरवादी छात्र है या फिर परिवर्तनवादी विचारधारा के जो जितने भी छात्र हैं वो ये प्रचार प्रसार ना करें? क्या आपको कभी ये अनुभव आया कि जो मनवादी या ब्राह्मणवादी और हिंदुत्ववादी छात्र है वो आपका विरोध कर रहे हैं या फिर इन लोगों का विरोध कर रहे हैं, ऐसा कुछ? देखिए, मैं ये कहूँगा जेएनयू ही नहीं, पूरे भारत में या पूरी दुनिया में डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसी हस्ती है जिसका विरोध करने के लिए कोई भी सोचता है। इवन स्वयं गांधी का जब डिबेट हो रहा था बाबा साहब से, तो गांधी ने कभी भी बाबा साहब का विरोध नहीं कर पाए, सिर्फ मुद्दों के लिए लड़ते रहे। रहा बाबा साहब की विचारधारा की बात, तो जब इंटेलेक्चुअल जमात में यह बातें होती हैं तो बड़े बड़े जाति के फॉलोअर, बड़े बड़े फंडामेंटलिस्ट जो अपनी जातियों के धर्मगुरु या मठाधीश बोलते हैं, वह भी बाबा साहब के सामने जब आते हैं तो नतमस्त हो जाते हैं। और जो लोग जेएनयू में जब हम आंदोलन करते हैं, जब लोग हम स्पीच देते हैं, हमारी पार्टी के लोग जो है, तब वहाँ पे यह बातें रखी जाती हैं कि बाबा साहब की देन है कि आज जो भारत की तमाम सवर्ण महिलाएं हैं या भारत की जो तमाम अन्य महिलाएं हैं या भारत के तमाम जो डिप्रेस सेक्शन के लोग हैं, अगर उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा है, आगे बढ़ना सीखा, साइंस टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की देन है। यह बात मनुवादी भी खूब तरीके से जानते हैं, इसलिए वह कभी कोई सवाल इस तरह से नहीं करते हैं। वह मैनिपुलेट करना चाहते हैं, बोलते हैं कुछ, उनके मुख से निकल जाता है कुछ, वो तिलमिलाए हुए हैं। और हम लोग वहाँ पे जेएनयू में मनुस्मृति जलाती है, हमारी पार्टी बापसा जो है, बड़े धूमधाम से हम मनुस्मृति जलाते हैं, मनुवाद के खिलाफ नारे लगाते हैं और बहुत धूमधाम से करते हैं। लेकिन वहाँ पे जो बीजेपी के जो तमाम छात्र ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग मनुस्मृति जलाने के समय नहीं आते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो बीजेपी में जो महिला विंग है या जो उसकी छात्र या छात्राएं हैं, उनको तो यह बात कम से कम समझ में आ जाना चाहिए कि इस पुरुषवादी समाज में अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो क्या उनकी महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार मिलता? वो मनुस्मृति जलाने का विरोध करती हैं वो छात्राएं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो क्या घूंघट आपका उठ पाता? घर से आप निकल करके आप पढ़ लिख पाती? आपको तमाम वह राइट्स क्या होते आज़ादी के या डेमोक्रेटिक वह सारे राइट्स आपको मिल पाते? ऐसा कभी नहीं होता है।
तो मेरा आग्रह ये है कि उनको यह बात समझना चाहिए। वह अभी भूल भुलैया में ब्राह्मणवाद तमाम लोगों को अपने भूल भुलैया में करके दंगे फसाद करवा रहा है, तो कम से कम इस ब्राह्मणों को यह बात समझते हुए, अगर वो नहीं समझ पा रहे तो कम से कम उनकी महिलाओं को समझना चाहिए, क्योंकि कहते हैं माँ एक ऐसी पाठशाला है जहाँ बच्चे की पहली पढ़ाई शुरू होती है। अगर ब्राह्मणों की माताएं या उनकी बहनें अपने अम्बेडकरवादी संस्कार अपने बच्चों को देंगी, समता मूलक समाज या समतावादी दृष्टिकोण बच्चों को देंगी, तो मैं कहता हूं कि कम से कम वो ब्राह्मणवादी नहीं होंगे, क्योंकि ब्राह्मणवादी पुरुषों को समझा के बहुत देखा जा चुका है, उनकी मानसिकता आज तक नहीं बदली है। यहाँ पर चर्चा यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन अभी एक अंतराल का समय हो चुका है। दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मैत्री संवाद और आज हम समता बुद्ध विहार दिल्ली में हैं और आज चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बाल गंगाधर बागी जी हैं, जो कि जेएनयू के छात्र हैं और दलित साहित्य पे पीएचडी कर रहे हैं। अभी जो ब्रेक के पहले हम चर्चा कर रहे थे, जेएनयू के बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी मैं आपसे एक अलग सवाल पूछना चाहता हूँ, जो कि आपके पीएचडी का सवाल है, विषय है दलित साहित्य पर आप पीएचडी कर रहे हो। तो ये विषय आपने क्यों चुना, ये मैं जानना चाहता हूँ। और इस विषय पर काम करते हुए आपको क्या क्या अनुभव आया, किस बात का मतलब ज़्यादा अनुभव आपको आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ तो वो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ऐसा आपको महसूस हुआ, कब महसूस हुआ? सर देखिए, साहित्य समाज का दर्पण होता है, लेकिन बहुत सारी ब्राह्मणवादी ताकतों ने भारतीय इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उन्होंने उस दर्पण को अपने ही तरफ रखा। इसका परिणाम ये हुआ कि समाज में जो लिटरेचर लिखा गया, साहित्य लिखा गया, जो हमारे द्वारा लिखा गया था, उसमें हमारा दर्पण था, लेकिन वह नालंदा की लाइब्रेरी में जला दिया गया। वह तमाम तरीके से ब्राह्मणवादी हथकंडों के शिकार होकर के तमाम दंगे फसाद में चीज़ों को नष्ट कर दिया गया या उसको मैनिपुलेशन कर दिया गया, जो है वो चीज़ों को हटा ही दिया गया फ्रंट लाइन से। जो है साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक चेतना है। साहित्य वह ताकत उस समाज को जोड़ता है। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, उनके पास इंग्लिश लिटरेचर था जिसमें कई भाषाएं समाहित थी, कई शब्दों और कई देशों कंट्रियों का एक कंट्रीब्यूशन था, एक रचनाएं थी, रचनाधर्मिता था। उनका शासन हुआ। यहाँ पे मुग़ल आए, मुग़लों के पास अरबी, फारसी, बाद में उन्होंने उर्दू ईजाद किया। उर्दू के माध्यम से उन्होंने अपने धर्म, संस्कृति, समाज, लोकाचार का उन्होंने जो है उसमें वर्णन किया, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो कविता हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे उनकी शायरी रही हो, उन्होंने किया और एक बहुत बड़े आंदोलन के तौर पे उन्होंने इस चीज़ को खड़ा किया। अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में देखें साहित्य की ताकत, जब बौद्धों का यहाँ पे शासन था, जब यहाँ पे पाली लिटरेचर, प्राकृत लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर में बौद्ध साहित्य जिंदा था, तब तक यहाँ पे हमारी हुकूमत थी जो है। और यह साहित्य इस बात को याद दिलाता है कि आपकी जो तमाम मनोवैज्ञानिक चेतनाएं हैं वह व्यक्ति से लेकर के समाज तक जुड़ती हैं, वह समूह में बदलती हैं। समूह में एक बागी आवाज़ पैदा होता है अपने अधिकारों को लेकर के, अपने राइट्स को लेकर के, अपने समाज के वजूद के निर्माण के लिए, जहाँ पे एक संस्कृति हो, जहाँ पे एक धम्म हो, जहाँ पे एक चेतना हो, जहाँ पे एक इगलिटेरियन समाज का डिफिनेशन हो। खास करके बुद्धिस्ट लिटरेचर या हमारा जो दलित साहित्य है उसमें ये तरह की बातें आती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दलित साहित्य इस तमाम ब्रॉडर सेंस को कैप्चर करता है। बाबा साहब ने साहित्य के बारे में अपना विचार देते हुए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने कहा था कि आखिर क्या कारण है कि भारत में वॉल्टेयर पैदा नहीं हुआ। वॉल्टेयर फ्रांस के एक बहुत बड़े राइटर थे, जिनके राइटिंग से पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में इंकलाब आया, जो है रिवोल्ट हुआ वहाँ पे जो है। और वहाँ के जनमानस जो वर्कर्स थे वो रोड पर आ गए और उन्होंने जागीरदारों के खिलाफ, बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ लामबंद होकर के आंदोलन किया। बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा भारत में क्यों नहीं हुआ कि यहाँ पे 2500 साल से गुलाम बनाए जाने वाले लोगों के ऊपर जुल्म ढाए गए, उनके गले में मटका तक बांधा गया, कमर में झाड़ू तक बांधा गया, यहाँ रोटी कपड़ा मकान जन जंगल ज़मीन के लिए लोग जूझते रहे। तो आखिर ऐसा क्या कारण है भारत में वॉल्टेयर पैदा नहीं हुआ? यह बात जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा दुख हुआ और मुझे ऐसा लगा कि वॉल्टेयर नहीं पैदा हुआ तो ये दुख की बात है, लेकिन वॉल्टेयर पैदा होगा ये हमारे लिए खुशी की बात है। और वह अम्बेडकरवादी वॉल्टेयर पैदा होगा। वह अम्बेडकरवादी वॉल्टेयर ऐसा पैदा होगा जो समाज को चैलेंज करेगा, ऐसी कविताओं की रचना करेगा, ऐसी कहानियों की रचना करेगा, ऐसी शायरी
शायरी की रचना करेगा, ऐसे नावल लिखेगा, ऐसे आलोचना, ऐसा क्रिटिसिज्म लेकर के आएगा जो बताएगा कि दुनिया के तमाम जागीरदारों, दुनिया के तमाम रेवोल्यूशन को ख़त्म करने वालों, काउंटर रेवोल्यूशन लाने वालों, दुनिया में इनइक्वलिटी लाने वालों, दुनिया के जो ब्राह्मणवादी चेतना के लोग जो पूरी दुनिया में फैल रहे हैं आज की डेट में, वह अब सावधान हो जाओ, क्योंकि यह साहित्य अब अपने ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, ठीक है, तमाम कॉन्टेक्स्ट को लेकर के आपके सामने आ गया है। अब वह दिन दूर नहीं जब हमारे समाज के लोग सशक्त तरीके से खड़े होंगे। तो यह बात मैं समझाते हुए लोगों से कहता भी हूँ और मैं पढ़ता हूँ, ये चीज़ को फील करता हूँ। और मेरा यह संदेश है लोगों के कि दुनिया में क्रांति अगर लाना है, ठीक है, तो यह बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि मजलूमों की सत्ता भारत में फिर से आएगी, मजलूमों की सत्ता भारत में फिर से आएगी अगर क्रांति जय भीम से लिखी जाएगी, अगर क्रांति जय भीम से लिखी जाएगी और अपनी आवाज़ को एक साथ उठाते ही यहाँ दुश्मन की ताकत कदमों में गिरती जाएगी। अपनी आवाज़ को एक साथ उठाते ही यहाँ दुश्मन की ताकत कदमों में गिरती जाएगी। और जो अंधेरे में रहने वाले लोग हैं उनके लिए मेरी 2 लाइनें हैं कि अंधेरों से जंग लड़के उजाला है हमें लाना, जो परेशानियों से संघर्ष करना है कि अंधेरों से जंग लड़के उजाला है हमें लाना, इतिहास कह रहा है बदलेगा ये ज़माना, इतिहास कह रहा है बदलेगा ये ज़माना। और इस बात को मैं यही चीज़ समझाना चाहता हूँ लोगों को, जो है कि बाबा साहब की ताकत को लोग समझिए, बाबा साहब की जो विचारधाराएं हैं उसको समझिए और साहित्य चेतना में उसको ला करके एक फिलोसफिकल दृष्टिकोण से, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, पॉलिटिकली उसको सोचिए कि ये कहाँ तक दूरगामी हो सकता है। तो जैसे आपने अभी अपनी शायरी में कहा है कि दलित साहित्य में बहुत प्रभाव होता है, साहित्य में बहुत प्रभाव होता है, वो किसी भी समाज की हो, और अपने समाज का साहित्य बनाना ये गर्व की बात है। साहित्य पर चिंतन करना, साहित्य पर लिखना ये बहुत ही गर्व की बात है। यहाँ पर हमारे देश में क्रांति प्रतिक्रांतियों का देश है हमारा। बुद्ध का साहित्य पूरा नष्ट कर दिया हमारे देश में। जो प्रतिक्रांति करने वाले लोग थे पुष्पमित्र शुंग के काल से, जो बहुत बड़ा साहित्य था बौद्ध साहित्य, वो लगभग नष्ट कर दिया गया था। तो ये जो लिखने की जो तरीका है, लिखने का जो तरीका है, वो लिखने का जो माध्यम है, ये एक क्रांतिकारी माध्यम है, प्रभावशाली माध्यम है। लेकिन हमारे देश में ये हुआ है कि क्रांति करने वाले लोग अलग रहे हैं और उनका इतिहास लिखने वाले लोग अलग रहे हैं, और इसीलिए हमें गुमराह किया गया। क्योंकि जितने भी क्रांति करने वाले लोग हैं वो हमारे देश के बहुजन लोग हैं, और जितने भी उन लोगों का इतिहास लिखने वाले लोग हैं वो ब्राह्मण लोग हैं, मनुवादी लोग हैं। तो इसलिए हमारा जो इतिहास है वो उसको तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने पेश किया गया, लिखा गया, क्योंकि कलम उन लोगों के हाथ में थी। तो आपको क्या लगता है कि आज जैसे अभी आप शोध कर रहे हो, दलित साहित्य पर शोध कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि हमारे समाज में, बहुजन समाज में ऐसे और लोग पैदा हो जो हमारा जो सही इतिहास है वो जनता के सामने ला सके? क्या कहना चाहते हो? जी, आप ये बहुत सही बात आपने कही सर। जो है कि देखिए, साहित्य का जवाब साहित्य हो सकता है, धर्म का जवाब धर्म हो सकता है, संस्कृति का जवाब संस्कृति हो सकती है, और इनइक्वलिटी का जवाब इक्वलिटी हो सकती है। तो यह बात समझना बहुत ज़रूरी है। बात बहुत सिंपल सी है कि अगर हमारे पास साहित्य नहीं है और हमारे पास एजुकेशन आ रहा है तो अब हमें साहित्य का निर्माण करना चाहिए, और ऐसा साहित्य हमको लिखना चाहिए कि जिसमें वल्गारिटी ना हो, जिसमें गाली गलौज ना हो। हम सताए गए हैं, हमारा दमन हुआ है, तो हमें उस दमन का जवाब गाली से नहीं, परमाणु बम से देना है। और ऐसा परमाणु बम जो जय भीम का परमाणु बम है, न्यूक्लियर बम है, उसका हमें ब्लास्ट करना समाज में। क्योंकि जब तक लोगों की जो गंदी मानसिकताएं हैं ना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा ना, जब तक उसमें बदलाव नहीं आएगा ना, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए दलित साहित्य इस बात की, दलित साहित्य का मतलब ये नहीं है कि वो शेड्यूल कास्ट का साहित्य है। दलित साहित्य मतलब डिप्रेस सेक्शन, SC ST OBC माइनॉरिटी, जिसके हक व अधिकार छीन लिए गए, जो हर तरीके से प्रताड़ित रहा, हर तरीके से अपनी वेदनाओं को झेलता रहा, उसकी संवेदनाओं को लिपिबद्ध करने का नाम, रिवोल्यूशनरी तरीके से उसको अपने तरीके से हकों अधिकार समानता के लिए लाने का नाम ही दलित साहित्य है, जो है
खासकर कुछ लोग इसको भटकाते हैं, इसको शेड्यूल कास्ट में डिवाइड करते हैं। मैं इस बात को खास करके नहीं मानता है कि दलित साहित्य शेड्यूल कास्ट का साहित्य है। दलित साहित्य डिप्रेस सेक्शन का साहित्य है। इसलिए कुछ लोग जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं उनको यह बात समझ लेना चाहिए कि इसकी मीनिंग बहुत ब्रॉड है, क्योंकि इसका जो मैनिफेस्टो है वह बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएँ हैं। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएँ किसी शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, आदिवासी के लिए नहीं थी, वो पूरे भारतीय समाज के लिए थी, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए। दूसरा, यह साहित्य बुद्ध, फूले, कबीर और बाबा साहब अम्बेडकर और उन तमाम महापुरुषों की विचारधाराओं को लेकर के जो है रेखांकित करता, समाज को एक नई सोच देने के लिए, जिन्होंने समाज में एक कंट्रीब्यूशन दिया है। ये इतिहास के लिए, समाज को समाज के लिए, मजलूमों को उनको हक के लिए, गरीबों को उनके हक के लिए एक आंदोलन का नाम है, जिसकी लड़ाई झोपड़ी से शुरू हो चुकी है, संसद भवन पे ख़त्म होगी। जिसकी लड़ाई प्यास से शुरू होकर पानी तक ख़त्म होगी। जिसकी लड़ाई जो चिथड़ों में जी रहे हैं, उनकी लड़ाई उस कपड़ों से शुरू होकर के एक वेल सेटल फैमिली, एक अच्छे सभ्य समाज की तरफ होगी, जो है जहाँ पे लोगों में कोई ऊंच नीच ना रहे। और यही शब्दों के साथ मैं यह बाबा साहब का विचार बार बार लोगों को समझाता हूँ। जगह जगह मैं कभी सम्मेलनों में पढ़ता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि खासकर हमारे नेता भी ना भटकें, क्योंकि हमारे नेता बाबा साहब की विचारधाराओं को बेच रहे हैं। उनके लिए मैं चल लाइनें सुनाऊंगा सर आपको, जो है कि क्यों भटक रहे हो घर अपना छोड़कर, क्यों भटक रहे हो घर अपना छोड़कर, ईमान अपना बेच जाके दुश्मनों के घर। क्यों भटक रहे हो घर अपना छोड़कर, ईमान अपना बेच जाके दुश्मनों के घर। और तुम्हारे भीम सा दौलत नहीं है दुनिया में, इसे क्यों बेचते हो विधायक की टिकट पर। तुम्हारे भीम सा दौलत नहीं है दुनिया में, इसे क्यों बेचते हो विधायक की टिकट पर। और दुनिया में भीम सा कोई पैदा नहीं हुआ, गरीबों का हिमायती ऐसा नहीं हुआ। जिन्होंने भारतीय संविधान के माध्यम से हमारे अधिकारों की बात एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की बात की थी। बाबा साहब को हवाई फायरिंग करने वाले व्यक्ति नहीं थे कि हवा में बोल दिया बात निकल गई, समानता के ऊपर भाषण दे दिया। बाबा साहब कहते थे कि जो समानता समाज में नहीं आई है वह अब एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आएगी, वह पार्लियामेंट के थ्रू आएगी, यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था के थ्रू आएगी। क्योंकि मनुवादी व्यवस्था पे जब तक चोट नहीं होगा, प्रहार नहीं वो नहीं चेंज होंगे। तो बाबा साहब को लेकर के मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात को लेकर के कि दुनिया में भीम सा कोई पैदा नहीं हुआ, गरीबों का हिमायती ऐसा नहीं हुआ। और तन्हा लड़ा मनुवाद से जो कश्ती चलाकर, तन्हा लड़ा तूफानों से जो कश्ती चलाकर, उस भीम के बराबर योद्धा नहीं हुआ। तन्हा लड़ा तूफानों से जो कश्ती चलाकर, उस भीम के बराबर योद्धा नहीं हुआ। और हम किसी हक व सम्मान को नहीं पाते, हम किसी हक व सम्मान को नहीं पाते, भीमराव अगर दुनिया में नहीं आते। हम किसी हक व सम्मान को नहीं पाते, भीमराव अगर दुनिया में नहीं आते। और हमारा जीवन अंधेरे में ऐसे खो जाता, बाबा सूरज से अगर रोशनी नहीं लाते। हमारा जीवन अंधेरे में ऐसे खो जाता, बाबा सूरज से अगर रोशनी नहीं लाते। और आज जो हमारा भारत देश जो गुलशन है, जो महक रहा है, उसके ऊपर मैं कहना चाहूँगा कि गुलिस्तां हमारा महकता नहीं है, गुलिस्तां हमारा महकता नहीं है, जहाँ भीम बन फूल खिलता नहीं है। गुलिस्तां हमारा महकता नहीं है, जहाँ भीम बन फूल खिलता नहीं है। और कोई बताए हमें ऐसी जवानी, कब्र जिस शहंशाह का झुकता नहीं है। कोई बताए हमको ऐसी जवानी, कमर जिन शहंशाह का झुकता नहीं है। और बाबा साहब को कहा जाता कि वो महान अर्थशास्त्री थे। बाबा साहब के डायरेक्शन पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। बाबा साहब के हीराकुंड डैम बनता है। भारत की जो लाइट की व्यवस्था है बाबा साहब की देन है। बाबा साहब की एग्रीकल्चर की व्यवस्था जो 1942 में उन्होंने सेटलमेंट की बात की थी। यह बात हमारे लोग को समझना चाहिए कि बाबा साहब का एग्रीकल्चर के ऊपर क्या प्रावधान था। कि बाबा साहब चाहते थे कि 1/3 लोगों के पास ज़मीनें हैं, ज़्यादा ज़मीनें हैं, और उससे कम लोग हैं जिनके पास कुछ ज़मीनें हैं, बाकी लोग खेतिहर मजदूर हैं। तो ऐसे लोगों को पंचायती राज के झांसे में ना करके शहरों की तरफ बढ़ना चाहिए, शहरों की तरफ बढ़ करके अपना विकास करना चाहिए। गांधी के पंचायती राज की संकल्पना में नहीं जीना चाहिए। तो बाबा साहब ने अर्थशास्त्र के इतने महान ज्ञाता थे जिन्होंने ये संकल्पना लाई। और बाबा साहब अम्बेडकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फाउंडर डायरेक्टर थे। यह बात किसी को शक नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन कहते हैं
कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अर्थशास्त्र में हमारे पिता हैं। मैं यह बात सुन करके बड़ा खुश होता हूँ कि नोबेल प्राइज विनर आदमी स्कॉलर बोलता है कि डॉक्टर अम्बेडकर अर्थशास्त्र में हमारे पिता हैं, तो हमारे बाबा साहब का लेवल क्या रहा होगा, ये पूरी दुनिया सर्वविदित है। तो बाबा साहब को अब मैं चाहता हूँ कि जो भारत के फ़ोटो पे गांधी का फ़ोटो है, गांधी का अर्थव्यवस्था में भारत के कोई योगदान नहीं है, तो उनका फ़ोटो जल्द से जल्द हट जाना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूँ कि बाबा का फ़ोटो अब हमें नोटों पे लाना है, बाबा का फ़ोटो अब हमें नोटों पे लाना है, जो खोया अपने नाम का भारत बनाना है। बाबा का फ़ोटो अब हमें नोटों पे लाना है, जो खोया अपने नाम का भारत बनाना है। और बहुजनों की सत्ता हमारे हाथ होगी, बस देश की संसद पे झंडा लहराना है। बहुजनों की सत्ता, मजलूमों की सत्ता अब हमारे हाथ होगी, हमारे हाथ होगी, बस देश की संसद पे झंडा लहराना है, बस देश की संसद पे झंडा लहराना है। इतिहास कह रहा है बदलेगा ये ज़माना, अंधेरों से जंग लड़के उजाला है हमें लाना। जी बहुत बढ़िया था। इन लाइनों में मुझे बाबा साहब के प्रति जो आपका आदर सम्मान है वो मुझे यहाँ पर दर्शाया आपने। मैं आपसे जो आपका लेखन है, मुझे मालूम हुआ है कि आप लिखते भी हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं। और आपकी एक किताब भी आई है जो सम्यक प्रकाशन के माध्यम से प्रकाशित हुई, जिसका नाम है नीला आसमान। आकाश नीला है जी, आकाश नीला है। तो इस किताब में क्या खास बात है और क्या क्या बातें इस किताब में हैं, उस पर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और इस किताब को लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, क्यों आपको ऐसा लगा कि मुझे ये किताब लिखना है? जी सर, जब मैं अपने समाज को देखता हूँ, वहाँ की गरीबी, वहाँ की परेशानी और लोगों का जो ऊपर जो विक्टिमाइजेशन हो रहा है ब्राह्मणवादी फोर्सेस के द्वारा जो है, तो मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को लेकर के। जो है मेरी किताब का नाम है आकाश नीला है। उसमें आप देखेंगे कि एक पुरुष, एक स्त्री, एक तीर के साथ पेन लगा हुआ है, उसको पकड़ रखे हैं। तो पेन जो है वो क्रांति का परिचायक है, जो ज्ञान की क्रांति है, और जो तीर है वह बिरसा मुंडा के हथियार की क्रांति है। पेन जो है वह गौतम बुद्धा को, बाबा साहब अम्बेडकर को, ज्योतिबा फूले को रिप्रेजेंट करता है। और उसको जो दोनों हाथ से एक स्त्री एक पुरुष पकड़ रखे हैं, वह ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई, हमारी माँ सावित्रीबाई फूले, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। और आकाश नीला है, आसमान बना, उगता हुआ सूरज है, उसके बगल में आसमान है। और माउंट एवरेस्ट बना कि माउंट एवरेस्ट की तरह मजबूती के साथ उठना है, आकाश की तरह फैलना है, सागर की तरह गहराई हो, सूरज की तरह हमारी रोशनी हो। और उन तमाम जो पेंट का कलर है वो 5 कलर का है, जो बुद्ध का पंचशील है वो 5 कलर उसमें है। और आकाश नीला है, बुद्ध के कलर का पहला कलर नीला है। नीला कलर का मतलब है कि समानता और विस्तार। तो हमारा आकाश नीला है, इट मीन्स हमारी मंजिल बहुत बड़ी है। इस देश के जो बहुजनों की मंजिल है वह छोटी नहीं है, वह बहुत बड़ी मंजिल है। और वह किताब जब मैं लिखा हूँ तो मेरा इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था पे चोट है कि वो किस तरीके से जो है लोगों को उलझा रहे हैं। तो मैंने उन पे कहा है कि भाई जो पाखंड में आप लोगों को फंसा रहे हो, तुम्हारा पाखंड का इतिहास क्या है, या पाखंड तुम किस तरह से कर रहे हो। उस पर मेरी 4 लाइनें थी जो है कि आस्था के पाखंड को अध्यात्म कहते हो, आस्था के पाखंड को अध्यात्म कहते हो, दर्शन में किसी आस्था का नाम नहीं होता, और जो तत्व ज्ञान है उसकी पहचान यही है कि हवा के धरातल पे मकान नहीं होता। अंत में मैं आपसे संदेश चाहूँगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 125वीं जन्म जयंती पर हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो क्या लगता है, आप एक युवा हो तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे ताकि आज का जो युवा है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो क्रांति है वो आगे बढ़ा सके? सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि हर युवा पढ़ रहा है, शिक्षा से जुड़ा हुआ। कुछ लोग नौकरी पा गए, नौकरी से जुड़े हैं, कुछ लोग बिजनेस में चले गए हैं। लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस में चले गए हैं या मूवमेंट कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि पढ़ाई करने वाला बाबा साहब के आंदोलन की किताबें ज़रूर पढ़े, बिजनेस करने वाला बाबा साहब को ज़रूर पढ़े, उनके प्रोग्राम सम्मेलनों में ज़रूर जाए। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपने सिलेबस से चीज़ों को नहीं समझें, क्योंकि सिलेबस की जो बातें हैं वो हमें नौकरी तक पहुंचाएंगी, लेकिन बाबा साहब का जो लिटरेचर वो हमें क्रांति तक पहुंचाएगा। हम नौकरी पढ़ के एक आदमी नौकरी पाएगा, लेकिन जब क्रांति आएगी तो हज़ारों लोग नौकरी पाएंगे। एक आदमी बिजनेस करके अपने घर को बना करके उठा लेगा हज़ारों
हज़ारों घर बना सकता है या तमाम बिजनेस कर सकता है, लेकिन जब वह क्रांति करेगा तो हज़ारों लोग बिजनेस करेंगे। इसलिए शासक या किसी देश का अगर आप एक जगह के नेता बन गया, एक जगह नौकरी पा गया, एक जगह बिजनेस किया, उससे समाज का कोई भला होने वाला नहीं है। वह तो आपका व्यक्तिगत आपसे मिलेगा, आपके बेटे को जाएगा, उसके बाद उसके बेटे को जाएगा, पड़ोसी को क्या लाभ होगा, पर जो मजलूम आदमी है उसका क्या लाभ होगा। इसलिए चाहे हम पैसा कमाएं, चाहे हम ज्ञान कमाएं, हमारा उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से एजुकेशन के थ्रू मूवमेंट में होना चाहिए। और यह बात सबको प्रताड़ित करना चाहिए कि तुम जो काम कर सकते हो कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम अपनी गाड़ी के ड्राइवर खुद हो। तुम अपनी बॉडी के लैब, तुम्हारी लैब है, उसमें जो एक्सपेरिमेंट करना चाहो, तुम हाइड्रोजन बम बनाना चाहो, परमाणु बम बनाना चाहो, न्यूक्लियर बम बनाना चाहो, जो बनाना सकते हो, जो समतामूलक समाज के लिए हो और उन तमाम विचारधाराओं पर प्रहार करे कि जो समाज को अभी तक इनइक्वल बना के रखी हैं। तो मेरा संदेश यही है, और जो बाबा साहब की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है उसका यह मैसेज होना चाहिए, और मैसेज हो भी रहा है, लोगों में पहुंच भी रहा है कि जो नौजवान है वो देख रहा हूँ कि बहुत तेज़ी के साथ जुड़ा हुआ है। जेएनयू में पूरा एक माहौल खड़ा हो गया है। इस बार बाबा साहब के ऊपर रैली निकली थी, 14 अप्रैल के दिन रैली निकली थी, शाम के समय जो है पूरा जेएनयू जाम हो गया था। जो है इतनी भयंकर रैली निकली थी। दिल्ली में रैली निकली, महाराष्ट्र में निकली रैली, लंदन, कोलंबिया, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी या कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई कंट्री नहीं है जहाँ बाबा साहब के ऊपर रैली नहीं निकली। तो इस ज्ञान की ताकत को तथागत गौतम बुद्ध के बाद पूरी दुनिया में अगर इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अगर किसी को जाना है और माना है, समझा है, उनकी विद्वता को सराहा है, तो वह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। तो इसलिए जहाँ गौतम बुद्ध पूरी दुनिया के विश्व गुरु कहे जाते हैं, पूरी दुनिया जब इस महत्ता को समझ रही है तो वह समझ रही है कि अम्बेडकर भारत के विद्वान नहीं थे, क्योंकि विद्वान किसी देश का नहीं होता। बाबा साहब विद्वान पूरी दुनिया के लिए थे, क्योंकि उन्होंने जो विचारधारा दिया है वह किसी एक समाज या एक जाति, एक धर्म या एक देश के लिए नहीं है, वो पूरे विश्व बंधुत्व के निर्माण के लिए बात उन्होंने बाबा साहब ने की है। और बाबा साहब के संविधान को तमाम कानून विधि जो है इस बात को कोट करते हैं कि अम्बेडकर ने भारतीय समाज में जो जाति था, यहाँ पे क्लास था, यहाँ पे वर्ण सिस्टम था, और यहाँ पे नस्ल भेद भी कहीं ना कहीं तरीके से एग्जिस्ट करता है, तो इन तमाम विसंगतियों के बीच में एक ऐसे संविधान को लाते हैं जो इन तमाम धाराओं को मोड़ देता है और समतावादी धारा में लाके जोड़ देता है। तो यह बात पूरी दुनिया के विद्वान जानते हैं, दुनिया लोग समझ रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। घर को चलाना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, देश को चलाना कितनी बड़ी बात होगी, और पूरे विश्व बंधुत्व के लिए ऐसे संविधान की रचना करना और पूरे विश्व के लिए मानवता का संदेश देना कितनी बड़ी बात थी। और एक मैसेज मैं देना चाहूँगा, या मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे लोगों में जातिवाद जो ब्राह्मणों के द्वारा थोपी गई है उसको जल्दी से जल्द ख़त्म कर देना है, क्योंकि जो अपनी जाति पे प्राउड करता है वह ब्राह्मणवाद पे प्राउड करता है। जो अपने क्षेत्र पे प्राउड करता है वो अपने वो क्षेत्रवादी होता है। जातिवाद का पे प्राउड करने वाला जातिवादी, क्षेत्र पे प्राउड करने वाला क्षेत्रवादी, तो वो काहे को अम्बेडकरवादी या काहे को बुद्धवादी। इसीलिए हमें एक रोल मॉडल बनना है हमारे नौजवानों को कि जब हम बोलें, जब हम आंदोलन करें, वो कहीं से रिफ्लेक्ट ना हो, क्योंकि मनुवादी उसी चीज़ का हथियार बनाकर हमारे भाइयों से, हमारे बहनों से, हमारे साथियों से लड़ा के हमको तोड़ देना चाहते हैं। तो बुद्ध की विचार को, बाबा साहब के विचार को सही तरीके से समझना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बुद्ध की विचार को सही तरीके से जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक हम कोई क्रांति कर ही नहीं सकते इस देश में। दोस्तों, आप देख रहे थे मैत्री संवाद, और आज हमारे साथ बाल गंगाधर बागी जी जुड़े थे, जो कि जेएनयू के छात्र हैं और दलित साहित्य पर पीएचडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चर्चा हुई, जेएनयू के बारे में भी चर्चा हुई, युवाओं के बारे में चर्चा हुई, दलित साहित्य के बारे में चर्चा हुई, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को समाज के अंतिम छोर तक ले जाना है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर हमने चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी नए वक्ता, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।